जय हिंद। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञानी क्लासेस। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप। और ये ब्लड ग्रुप जो टॉपिक है ये ऑलरेडी हमारे ब्लड एंड ब्लड बॉडी का जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन सिस्टम, उसी का ही पार्ट है। और हम उसमें पार्ट में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ब्लड से रिलेटेड ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा, हार्ट के बारे में पढ़ा, और उसी से ही ब्लड से ही रिलेटेड एक टॉपिक था ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, ब्लड कोगुलेशन का भी हमने एक अलग से टॉपिक कवर किया हुआ है, वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये यूनिट 5 से है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की यूनिट 5 है 11th क्लास की। ठीक है, उससे ये चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो यूनिट 5 से ह्यूमन फिजियोलॉजी का चलिए शुरू करते हैं। ब्लड, ठीक है, तो ब्लड स्पेसिफिकली एक कनेक्टिव टिश्यू है, और उस कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड में दो तरीके के जो है इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक प्लाज्मा और एक सेल्स। और अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती हैं। तो यहाँ ब्लड ग्रुप की जरूरत कहाँ पड़ रही है? जो ब्लड है बॉडी में, जो कि वेट का करीब 7 या 8% रहता है, किसी बॉडी वेट का 7 to 8% जो ब्लड रहता है। तो ब्लड ग्रुप की इसमें कहाँ आवश्यकता रहती है और क्या होता है ये ब्लड ग्रुप? कि जब किसी व्यक्ति को अगर ब्लड की कमी हो जाए, ठीक है, यानी कि अगर कोई ट्रॉमा होगा, एक्सीडेंट हुआ, उसका ब्लड लॉस हो जाए, बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट ब्लड है 7 to 8%, वो अगर कम हो जाए तो उस व्यक्ति को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि उसको ब्लड चढ़ाने की हमें आवश्यकता होती है। तो उस कंडीशन में शुरुआती टाइम में जब नहीं जानते थे लोग कि ब्लड ग्रुप नाम की भी कोई चीज़ होती है, ऐसा कोई फैक्टर होता है कि ब्लड ग्रुप देखना जरूरी होता है, क्योंकि देखने में ब्लड सबका ही रेड कलर का दिखाई देता है। तो ब्लड ग्रुप की जरूरत कहाँ पड़ जाती है और क्या होता है फिर ब्लड ग्रुप? तो शुरुआती टाइम में क्या था कि ऐसी तरीके से अगर किसी का ब्लड लॉस हुआ, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, यानी कि ब्लड उसको चढ़ा दिया, किसी भी व्यक्ति का कोई भी ब्लड बिना देखे उसको चढ़ा दिया, तो उस व्यक्ति की सामने वाले की डेथ हो जाती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें एग्लूटिनेशन हो जाता था ब्लड का। ब्लड क्या है, ब्लड पंपिंग हो जाती थी और रक्त का थक्का जम जाता था और वो उसकी डेथ हो जाती थी। तो जब उस पर थोड़ी और रिसर्च की, जब स्टडी की, तब पता चला कि आरबीसी के ऊपर कुछ एंटीबॉडीज और एंटीजन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअल व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो डिफरेंस हो जाता है। यानी कि दो व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप जरूरी नहीं है कि एक जैसा हो, या जरूरी नहीं है कि अलग अलग हो। ठीक है, एक जैसा भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल का जैसे ब्लड ग्रुप एक ही होता है। जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो दूसरे वाले ब्लड ग्रुप का ए भी होगा, ए होगा, तो दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होगा, उस यानी कि सेम एंटीजन पाया जाएगा उनमें। तो एंटीजन के आधार पर ये एंटीजन आरबीसी के ऊपर सरफेस पर पाई जाती है। इसी एंटीजन के डिफरेंस पर का ब्लड ग्रुप की जो है खोज हुई, और इसकी जो खोज की वो थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट थे कार्ल लैंड स्टीनर, उन्होंने सबसे पहले इसका जो है खोज की कि ब्लड ग्रुप जो है सबका इंडिविजुअली अपना अपना ब्लड ग्रुप होता है। तो उन्होंने निकाला एबीओ सिस्टम, जिसमें उन्होंने आरबीसी के ऊपर पाई जाने वाली एंटीजन ए, एंटीजन बी, और कभी कभी एंटीजन ए बी दोनों या फिर एक भी ना मिले, तो उसके बेसिस पे उन्होंने चार तरह के ब्लड ग्रुप बनाए। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ओ वाले ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होती उनकी बॉडी सरफेस पर, यानी कि बॉडी सरफेस मतलब जो आरबीसी की जो सरफेस है उसके ऊपर कोई एक प्रकार की एंटीजन नहीं है। वहीं ए बी में ए और बी दोनों तरह के एंटीजन है, और ए वाले में ए तरह की एंटीजन है और बी वाले में बी तरह की एंटीजन है। इस तरीके से एंटीजन के प्रेजेंस के आधार पर चार भागों में ब्लड ग्रुप को बांटा। फिर और रिसर्च हुई, पता चला कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का भी ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन फिर भी जो है ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है। तो फिर और रिसर्च की तो पता चला कि आरएच फैक्टर भी और भी एंटीजन्स होती हैं, जिसमें से एक आरएच फैक्टर और होता है जो कि रीसस बंदर में जो है खोजा गया उसको। तो पता चला कि और भी उसमें एंटीजन्स होती है। इस तरह से पता करते करते पता चला कि लगभग 45 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, और वो 45 टाइप के जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनके सबके जो सरफेस पर जो एंटीजन है ना, वो अलग अलग तरह के एंटीजन होने की वजह से ऐसा ब्लड ग्रुप होता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो ब्लड ग्रुप है वो जो है 8 प्रकार के होते हैं, और 8 प्रकार के इस तरीके से होते हैं कि 4 प्रकार के जो एबीओ सिस्टम वाले हैं, ए बी, एबीओ और ओ, इन्हीं में ही उनका आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव, यानी कि या तो आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा या फिर आरएच फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, उस एंटीजन आरएच एंटीजन के बेसिस पर उसको 8 ग्रुप में बांटा हुआ है, जो बेसिकली इस तरीके से है। बाकी के जो और ब्लड ग्रुप के जो टाइप्स हैं उन वो भी मायने रखते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। मोस्टली इतने ब्लड ग्रुप से काम चल जाता है। ठीक है,
तो ब्लड टाइप्स की अगर बात करें तो उसके ब्लड ग्रुप के जो ऊपर जो प्रेजेंस हैं, एब्सेंस और प्रेजेंस के ऊपर एंटीबॉडी और एंटीजन की जो प्रेजेंस है, उसके बेसिस पर ब्लड ग्रुप का डिवीजन होता है। ठीक है, वो जो एंटीबॉडीज है, एंटीजन्स हैं, वो क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के बने हो सकते हैं, या ग्लाइकोलिपिड्स के हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है किस तरीके, तो किसी भी चीज के हो सकते हैं, प्रोटीन के भी हो सकते हैं। ठीक है, सब फर्स्ट डिस्कवर किसने किया, कार्ल एंड स्टीनर ने। फिलिप लीविये और रिफ्यूज ने क्या किया, सिलेक्शन दैट डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस द आरएच ब्लड ग्रुप, है ना, रिसर्च बंदर में जो है आरएच ब्लड ग्रुप की खोज की। ठीक है, अगर एबीओ सिस्टम की खोज देखें तो कार्ल एंड स्टीनर ने, और आरएच रिसर्च जो आरएच फैक्टर है वो फिलिप लेवियन ने 1939 में, और रिफ्यूज स्टेशन ने। ठीक है, स्टेशन ने किया। ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये आईएसबीटी जो संस्था है, ये क्या करती है कि ब्लड ग्रुप के रिकॉग्नाइजेशन में, मतलब संस्था जो है उस पर ध्यान देती है, कि ये ध्यान देती है कि किसी का ब्लड ग्रुप में कोई नया प्रकार का कोई एंटीजन मिलता है तो वो इनको बताया जाता है कि हाँ, और उस पर ध्यान दिया जाता है कि इस पॉपुलेशन कितनी है उसकी, जो नया एंटीजन मिल रहा है ब्लड ग्रुप में, कोई भी ब्लड ग्रुप के अगर सरफेस पर अगर कोई आरबीसी की सरफेस पर कोई नया एंटीजन मिला तो उसका ध्यान रखते हैं। बाकी नए प्रकार का कोई ब्लड ग्रुप मिल रहा है तो उस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो उसके लिए एक बॉडी बना रखी है कि उस किस तरीके से उसका नामकरण होगा, किस तरीके से उसका यूज होगा, और कैसे उसके क्या इफेक्ट होंगे, साइड इफेक्ट होंगे, उन सब के लिए एक गवर्नमेंट बॉडी बना रखी है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। टू मोस्ट इंपोर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम एबीओ और आरएच, जैसा कि मैंने बताया कि 8 ब्लड ग्रुप इसकी बेसिस पर जो है बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो एबीओ सिस्टम और आरएच फैक्टर के आधार पर कंप्लीट ब्लड टाइप वुड द डिस्क्राइब द 45 ब्लड ग्रुप्स। ठीक है ना, अगर कंप्लीट ब्लड ग्रुप के टाइप्स देखे जाए तो 45 टाइप के ब्लड ग्रुप्स मिलते हैं। इंडिविजुअल ब्लड ग्रुप ना वन ऑफ द मेन पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द ब्लड ग्रुप एंटीजन्स। ठीक है, मेन मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन इन्हीं के होते हैं। ठीक है, उसमें जो मेन जो स्पेसिफिक हैं टाइप्स, उसमें से अगर देखा जाए तो एबीओ ग्रुप है, एक आरएच फैक्टर के बेसिस पर है, एक एम और एफ फैक्टर के उस पर भी है, एम और एन फैक्टर के बेसिस पर है। एग्लूटिनेशन क्या होता है, एग्लूटिनेशन मतलब एग्लूटिजोन जो है वो दस द बीइंग द मे आउट द इनटू द 4 ग्रुप ऑफ द अकॉर्डिंग द नेचर ऑफ द एग्लूटिनेशन प्रोसेस बाय देयर कार्पल्स, यानी कि जो कार्पल्स के आपस में जो एंटीजन्स पाए जा रहे हैं उसके आधार पर एबीओ सिस्टम है। ठीक है ना, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी, और आरएच फैक्टर के आधार पर उनका जो है आरएच पॉजिटिव है या आरएच नेगेटिव है। अगर इसमें देखा जाए तो ये तो मंकी पर था, तो प्रेजेंट 85% द वाइट पीपल। ठीक है ना, यानी कि सबको जो है आरएच पॉजिटिव पाया जाता है, 85% लोग आरएच पॉजिटिव पाए जाते हैं आज की डेट में। सम ब्लड ग्रुप्स आर टाइप ऑफ एसोसिएट द इनहेरिटेज। कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे मिलते हैं जिनमें जो उनकी आरबीसी होती है ना, उनका शेप अलग रहता है। ठीक है, जैसे सिकल सेल एनीमिया है तो उसमें उसका शेप अलग होने की वजह से उसका एंटीजन भी बदल जाता है, जिसमें डफी एंटीजन पाया जाता है। उस डफी एंटीजन का एक तरह से देखा जाए तो एडवांटेज भी है कि उनको मलेरिया नहीं हो सकता, क्योंकि वो एंटीजन जो है मलेरिया के खिलाफ काम करती है, मलेरिया नहीं होने देती। ठीक है, इस तरह का भी पॉसिबिलिटीज रहती हैं। बाकी ब्लड ग्रुप जो है एबीओ सिस्टम है, एबीओ सिस्टम कार्ल एंड स्टीनर ने खोज की। ठीक है, इतना ही है इसमें। इसमें कौन कौन से एंटीबॉडी होती हैं और कौन सी एंटीजन्स होती हैं। अगर देखा जाए ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडीज देखी जाए तो एंटीबॉडीज क्या पाई जाएगी, बी, और एंटीजन क्या पाया जाएगा, एंटीजन ए। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि जब भी कभी एंटीजन या एंटीबॉडीज को शो करने के लिए, ठीक है, एंटीबॉडी को जब भी हम शो करते हैं तो स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एंटीजन को हमेशा कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर किसी के भी ब्लड ग्रुप का, अगर कोई ब्लड ग्रुप है, मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, तो ओ ब्लड ग्रुप में अगर हम कहेंगे कि क्या उसमें एंटीजन है, तो उसमें एंटीजन ना तो ए है और ना ही एंटीजन बी है, दोनों में से कोई एंटीजन नहीं है। अगर पूछा जाएगा एंटीबॉडी है तो एंटीबॉडी स्मॉल ए स्मॉल बी से बताया जाएगा कि एंटीबॉडीज भी उसमें कोई प्रेजेंट नहीं है। तो एंटीबॉडीज को हमेशा स्मॉल लेटर से और एंटीजन को हमेशा कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब एंटीबॉडीज देखा जाए ब्लड ग्रुप ए में तो एंटीबॉडीज क्या मिलेंगी, एंटीबॉडी बी मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, बी, और एंटीजन किसके मिलेगी, ए। और इसका जो ब्लड ग्रुप का नाम है ब्लड ग्रुप ए,
वो एंटीबॉडी एंटीजन ए की वजह से इसको नाम मिला हुआ है एंटीजन ब्लड ग्रुप ए। और इसी तरीके से ब्लड ग्रुप बी को जो नाम मिला हुआ एंटीजन बी की वजह से मिला हुआ है, जिसमें बी एंटीजन है। ठीक है, ए बी वाले में क्या रहेगा, ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम ब्लड ग्रुप का क्या है, ए बी एंटीजन है। ठीक है, एंटीजन ए बी है। और इसमें ओ वाले में क्या रहेगा, कोई भी एंटीजन नहीं है। इसी से ही इसके बेसिस पर, एंटीजन के बेसिस पर ही ए बी ओ सिस्टम है। अब यहाँ कहोगे कि एंटीबॉडीज का क्या फिर रोल है। एंटीबॉडीज का रोल ये है कि जो एंटीजन ए है, अब किसी भी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है, एंटीबॉडीज का मतलब होता है कि डिफेंस मैकेनिज्म, कि उसको अपने ही एंटीजन, जो एंटीजन उसकी बॉडी में प्रेजेंट है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने की क्या जरूरत है, वो तो उसी का ब्लड ग्रुप है। तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो उसके खिलाफ क्या बनेंगी, बी के खिलाफ बनेंगी। तो उसके खिलाफ, बी के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनेंगी तो वो एंटीबॉडीज उसके अंदर पाई जाएगी। तो इसी तरीके से एंटीजन ए के ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन ए जिसके अंदर प्रेजेंट है या ब्लड ग्रुप ए वाले के पास बी के खिलाफ एंटीबॉडीज मिलती है। यानी कि उसको अगर बी ब्लड ग्रुप वाला, बी एंटीजन ब्लड ग्रुप वाला अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा तो उसके खिलाफ क्या होगी, एंटीबॉडीज पहले से प्रेजेंट है और वो उसको मार के खत्म करेगी। ये बात क्लियर हुई। सेम ऐसे ही एंटीबॉडी ए यानी कि स्मॉल ए एंटीबॉडीज पाई जाती है किसमें, बी ब्लड ग्रुप में। अगर मान लो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति का ब्लड ट्रांसफ्यूजन बी को किया जाएगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज पहले से ही प्रेजेंट होगी, जो कि स्मॉल ए एंटीबॉडीज पहले से ही प्रेजेंट होगी। लेकिन ए बी वाले सिस्टम में कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होंगी। क्यों एंटीबॉडीज नहीं है इसमें, क्योंकि एंटीबॉडीज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए और बी एंटीजन दोनों ही है। तो एंटीबॉडीज बनेंगी किसके खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से, और जो अगर बात करें ओ की, तो ओ वाले में एंटीबॉडी दोनों पाई जाती हैं, ए और बी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका दूसरा वाला, यहां पर आर एच फैक्टर वाला। ठीक है, ये एंटीजन ग्रुप हो गया। रिक्वेस्ट इज ऑफ द ब्लड टाइपिंग। तो जो आर एच फैक्टर, जो एंटीजन ए और एंटीबॉडीज ए की बी के बीच बेसिस पर ए बी सिस्टम ही हुआ, ए बी ओ सिस्टम में उसको जो है डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, और होता क्या है कि एग्लूटिनेशन हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ द एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब है कि वो एक साथ क्लम्प कर जाती हैं। ठीक है, आर एच फैक्टर इज द एंटीजन प्रेजेंट इन आरबीसी। आरबीसी के ऊपर ही सारे एंटीजन प्रेजेंट रहेंगे। और दिस एंटीजन वाज द डिस्कवर कार्ड, लैंडस्टीनर ने ही किया एंड वाइवनर, दोनों ने मिलकर किया। रिसर्च मंकी, यानी कि मंकी पर रिसर्च किया था, तो उस पर जो है आर एच फैक्टर जो है किया। आर एच एंटीजन ओनली द डी एंटीजन, इसको डी एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। आर एच फैक्टर को डी एंटीजन के नाम से, जैसे ए एंटीजन, बी एंटीजन और डी एंटीजन। ठीक है ना, डी एंटीजन के नाम से जाना जाता है। इज द मोर एंटीजेनिक इन ह्यूमन, द पर्सन हैविंग द डी एंटीजन कॉल आर एच पॉजिटिव। जिसके ऊपर डी एंटीजन प्रेजेंट होगा वो आर एच पॉजिटिव होगा, और जिस पर नहीं होगा वो आर एच नेगेटिव होगा। 85% पीपल कैसे हैं, आर एच पॉजिटिव, और 15% कैसे हैं, आर एच नेगेटिव। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब बात ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आती है तो ब्लड ग्रुप का देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए ब्लड ग्रुप का पता होना बहुत ज़रूरी है। और ब्लड ग्रुप को पता करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको एक बार यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ब्लड ग्रुप को पता करने का सिस्टम है कि एक जो है किट आती है ब्लड ग्रुप टेस्ट करने वाली। उस किट में 3 तरह के सीरम होते हैं, एक ए, बी और डी, 3 तरह के सीरम रहते हैं। तो उसमें करते क्या है कि एक स्लाइड लेते हैं, ग्लास स्लाइड। उस ग्लास स्लाइड पर, ठीक है, 3 ड्रॉप लेंगे ब्लड ग्रुप की। ठीक है ना, 3 ड्रॉप ब्लड की, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप और 3 ड्रॉप। मान लो ये ब्लड की ड्रॉप ली हमने, ठीक है ना, किसी के भी ब्लड की 3 ड्रॉप ली। फिर उसमें 3 ड्रॉप में जो है ब्लड, उसमें ब्लड मिलाया जाएगा। जो ए वाला है वो ए वाले के ऊपर मिला दिया जाएगा। ठीक है, जो बी वाला है वो दूसरे वाले के पास में ऊपर मिला दिया जाएगा, और डी वाला जो है तीसरे वाले के ऊपर डी वाला मिला दिया जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, जो ये जो है सीरम जो है, किट आती है इसकी। ठीक है ना, जो सीरम आता है उसकी किट आती है। ठीक है,
ये जो सीरम है ए और बी और डी, इनकी एक एक ड्रॉप डाल दी। अब ये ड्रॉप डालने के बाद एक एकदम क्लीन स्टिक, अगर टूथपिक वाली स्टिक हो तो वो, नहीं तो जो कैप होता है सिरिंज का उससे भी मिक्स कर सकते हैं, यानी किसी चीज़ से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे जो इसको मिक्स कर रहा है, ठीक है, वो इसमें यूज़ नहीं होगा। इसके लिए फिर दूसरा जो है स्टिक यूज़ करेंगे, है ना, इसके लिए फिर दूसरी स्टिक यूज़ की जाएगी, फिर इसके लिए अलग स्टिक यूज़ की जाएगी। ऐसा नहीं कि तीनों में एक ही स्टिक यूज़ की जाएगी, तीनों में अलग अलग तरह की स्टिक यूज़ की जाएगी। तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा अल्टीमेटली, अगर रिजल्ट की बात करें तो हमको क्या मिलेगा कि ये जो 1 2 3 टाइप का जो था, कि किसी एक में क्या होगा, कोगुलेशन होगा। कोगुलेशन होने पर क्या होगा कि कुछ इस तरीके से उसमें ऐसे ब्लड के थक्के से जम जाएंगे, यानी फटाफटा, जैसे दूध फट जाता है ना, सेम वैसा फटाफटा सा हो जाएगा। जिसमें फटाफटा हो जाएगा, मान लो इसमें तीसरे नंबर पे और पहले नंबर पे फटाफटा सा हो गया, ठीक है, तो इस व्यक्ति का यहाँ पर तीसरा वाला जो है ये डिनोट करता है RH पॉजिटिव को, ठीक है। यानी कि अगर किसी के तीसरे वाले में, यानी कि तीसरे वाले उसमें ड्रॉप में कोगुलेशन हुआ है या एग्लूटिनेशन हुआ है, तो उसका मतलब है कि वो RH पॉजिटिव है। तो हमें ये तो पता चल गया कि वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। और फिर अगर ए वाले में हुआ, यानी फर्स्ट वाले में हुआ, तो ए पॉजिटिव कहलाएगा, बी वाले में हुआ है तो बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहलाएगा, पॉजिटिव सिर्फ ए और बी कहलाएगा। इसमें अगर पहले वाले में, दूसरे में, तीसरे में, अगर पहले वाले में हुआ तो ए और दूसरे वाले में हुआ तो बी, और अगर तीसरे वाले में भी नहीं हुआ तो ये क्या कहलाएगा, RH नेगेटिव, ठीक है, RH नेगेटिव। ठीक है, तो ये तीसरा वाला। लेकिन यहाँ पर एग्लूटिनेशन हुआ है तो पॉजिटिव तो है, और साथ में ए वाले में हुआ तो इसका ब्लड ग्रुप होगा ए पॉजिटिव। जिस भी इंडिविजुअल का हम टेस्ट कर रहे हैं उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए पॉजिटिव। वहीं अगर दूसरा एग्जांपल लेकर देखें, इसमें दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं कि सपोज करिए किसी का ब्लड ग्रुप, यहां देखिए, किसी का ब्लड ग्रुप है, हमने ब्लड लिया और उसके 3 स्लाइड बनाई, ए बी और डी, ठीक है ना, 3 ड्रॉप लिए, 3 ड्रॉप में यहाँ पर ब्लड ड्रॉप डाला, ठीक है ना, 3 ब्लड की ड्रॉप डाली, और एंटी सीरम जो है, एंटी सीरम ए वाला डाला ए वाले पर, बी वाला डाला बी वाले पर, और डी वाला डाला डी वाले पर, ठीक है। और जैसे ही ये डाला, इसमें जो कोगुलेशन होना था, यानी कि जो एंटी ग्लूटीन होना था, ठीक है ना, एग्लूटिनेशन होना था, एग्लूटिनेशन किस में हुआ, सिर्फ डी वाले में हुआ, सिर्फ इस वाले में एग्लूटिनेशन हुआ। इसको दूसरे पेन से देखते हैं, सिर्फ इसमें एग्लूटिनेशन हुआ, ठीक है ना, बाकी और किसी में कोई रिएक्शन नहीं हुई, सिर्फ लास्ट वाले में हुआ। तो लास्ट वाले में होने से ये है कि ये जो है कैसा होगा, सिर्फ O नेगेटिव होगा, O पॉजिटिव कैसा होगा, O पॉजिटिव। ए और बी वाला में नहीं होगा, इसको क्या बोलेंगे, O पॉजिटिव। O पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये जो है दर्शाता है अगर इसमें अगर हो रहा है तो पॉजिटिव या नेगेटिव को शो करने के लिए है। अगर एग्लूटिनेशन हुआ है तो पॉजिटिव, और एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है तो नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर एग्लूटिनेशन हुआ है तो उससे पता चल गया हमको पॉजिटिव है। O कैसे डिसाइड हुआ, तो O के लिए हम जानते हैं कि जब भी कभी एंटीजन A और एंटीजन B दोनों ही एब्सेंट होंगे तो इसमें किसी में एग्लूटिनेशन होगा नहीं, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, O। सिंपल, ठीक है। अगर यहाँ पर इस केस में उसके तीनों में ही एग्लूटिनेशन हो जाता, सपोज तीनों में एग्लूटिनेशन हो जाता, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाता कि उसके अंदर एंटीजन A भी प्रेजेंट है, एंटीजन B भी प्रेजेंट है, और RH पॉजिटिव तो वो है ही, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, AB पॉजिटिव, ठीक है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि यदि इसमें A B और C, ठीक है ना, C या D, ठीक है, जो ड्रॉप डाले हमने, ब्लड के जो ड्रॉप डाले, ठीक है, उस ब्लड के ड्रॉप में किसी में भी कोई एग्लूटिनेशन नहीं हुआ,
किसी में भी दही के जैसा फटने जैसा कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में ये हुआ कि यानी कि ए एंटीजन भी नहीं है, बी एंटीजन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड ग्रुप क्या होगा उसका ओ, और डी वाले में भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब है नेगेटिव। तो ऐसे ब्लड व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ नेगेटिव, जब कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा। ठीक है ना। तो ये सिस्टम है ब्लड ग्रुप जानने का। तो ये इसके लिए एक किट आती है, ब्लड ग्रुप जांचने की किट आती है, और उसके जो प्रोसेस है, अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो प्रोसेस में ध्यान देने वाली चीज़ है, कुछ चीज़ें ध्यान देने की है कि पहला आपके पास होना चाहिए एक, क्या होना चाहिए, स्लाइड होनी चाहिए, ठीक है ना, ग्लास स्लाइड होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा आपके पास एंटी सीरम होना चाहिए, ठीक है ना, या एंटी सीरम बोल दो, या ब्लड ग्रुप जांचने की किट होनी चाहिए। ठीक है, किट होना चाहिए। तीसरा टूथपिक या फिर कोई भी स्टिक होना चाहिए, छोटी स्टिक हो। पूरा ही साफ हो गया। पहला आपका जो है स्लाइड, ग्लास स्लाइड। दूसरा आपका जो है किट, ब्लड ग्रुप किट। तीसरा टूथपिक, और चौथा आपके पास जो है, चौथा उसमें हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव्स की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी कि किसका ब्लड ग्रुप किस तरीके का है, स्टेन वगैरह लग जाना, ठीक है ना, किसी में कोई डिसीज है, कोई इन्फेक्शन है, इस वजह से हैंड ग्लव्स भी होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद उसके लिए हाँ, प्रिक करने के लिए पांचवा जो है प्रिकिंग निडल होनी चाहिए। प्रिकिंग निडल होना चाहिए। ठीक है, या तो प्रिकिंग निडल हो, और अगर प्रिकिंग निडल नहीं है तो आपके पास ब्लड की वायल होनी चाहिए जिसमें ब्लड हो। ठीक है ना, ब्लड होने के लिए ब्लड होना जरूरी है, ब्लड ही नहीं हुआ तो फिर टेस्ट कैसे करोगे। तो ब्लड होने के लिए फिर उसके बाद एक एक ड्रॉप डालकर, ड्रॉपर भी होना चाहिए, छठा जो है ड्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, ड्रॉपर होना चाहिए ड्रॉप करने के लिए। तो 1 2 3 3 ड्रॉप डालकर फिर उसमें एंटी सीरम की एक एक ड्रॉप, उसमें पहले से ही ड्रॉपर आता है तो एक एक ड्रॉप डाल दिए, और फिर उनको जो मिक्स करने के लिए इस तरीके से आपके पास टूथपिक रहना चाहिए, और मिक्स करने के बाद फिर उसमें ऑब्जर्व करो कि किसमें एग्लूटिनेशन हुआ है, जिसमें हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका ब्लड ग्रुप बता दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ब्लड ग्रुप की जांच की जाती है। तो ब्लड ग्रुप जांचने के बाद फिर बारी आती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। ठीक है, किसी भी व्यक्ति में अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है तो उससे पहले उसका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता, कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर ऐसा नहीं करता कि बिना ब्लड ग्रुप जांच करवाए किसी को भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा दे। अगर ऐसा कराएगा तो उस व्यक्ति की जान जा सकती है। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द प्रोसेस द ट्रांसफरिंग द ब्लड या ब्लड कंपोनेंट फ्रॉम द वन पर्सन टू द इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड अदर पर्सन। ठीक है ना, रेसिपिएंट। तो जो व्यक्ति दे रहा है अपना ब्लड, यानी कि जिस व्यक्ति का ब्लड, मान लो मेरा ब्लड किसी और व्यक्ति को चढ़ाया, तो मैं इस कंडीशन में क्या हुआ, डोनर। या किसी और व्यक्ति का ब्लड मेरी बॉडी में अगर चढ़ाया जाएगा तो मैं उस कंडीशन में क्या होगा, रेसिपिएंट। ठीक है, तो जिस व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया जाता है वो क्या कहलाता है, रेसिपिएंट, और जिस व्यक्ति को देना है, जो व्यक्ति देगा अपना ब्लड, वो कहलाएगा डोनर। ठीक है, और ट्रांसफ्यूजन इज द एज द लाइफ सेविंग प्रोसीजर। लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, यानी कि बचाने वाला प्रोसीजर है, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है अगर ब्लड ग्रुप की जांच ना की जाए। ये ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप प्रोसीजर द लॉस्ट द थ्रू द लाइफ। कैसे होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कि एक तरफ डोनर लिखे हुए हैं, एक तरफ रेसिपिएंट लिखे हुए हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर समझने वाली चीज है कि यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव कैसा ब्लड ग्रुप होगा, जिसके पास, हर एक में बताऊंगा कि किस तरीके से होगा। ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का मतलब है ये डोनर है। डोनर मतलब वो व्यक्ति, ओ पॉजिटिव कौन है, डोनर, यानी कि जो व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को ब्लड देगा, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, डोनर। अब यहाँ पर डोनर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव का यहाँ पर मतलब है कि उसके पास एंटीजन ए नहीं होगा, एंटीजन बी नहीं होगा। ठीक है, RH पॉजिटिव है। ठीक है ना, RH पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव नहीं, RH पॉजिटिव, यानी कि एंटीजन डी प्रेजेंट है। एंटीजन डी से अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सिर्फ RH पॉजिटिव है, इससे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, यानी कि रेसिपिएंट कौन कौन है, यानी कि कौन कौन व्यक्ति उसका ब्लड ले सकता है, ओ पॉजिटिव वाले का। ठीक है,
तो देखिए ओ पॉजिटिव वाला ओ पॉजिटिव वाले को तो दे ही सकता है, उसके अलावा ओ नेगेटिव वाले को दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? ओ नेगेटिव वाले को अगर वो ब्लड ग्रुप देगा तो ओ नेगेटिव वाले के अंदर क्या बनने लगेगी? एंटीबॉडीज बनने लगेंगी। ठीक है, कब बनने लगेंगी एंटीबॉडीज? किसके खिलाफ बनने लगेंगे? RH एंटीजन के खिलाफ। हमेशा जो भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आता है वो क्या कहलाता है? एंटीजन। और एंटीबॉडी क्या होती है? हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर खुद बनता है। तो ऐसा व्यक्ति जो RH पॉजिटिव के साथ एंटीजन को हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए और ऐसा ब्लड जिसमें RH एंटीजन प्रेजेंट था और ऐसा ब्लड हमारी बॉडी के अंदर चढ़ा दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में उस पर अटैक करेगी और अटैक में क्या होगा? एग्लूटिनेशन होगा, ब्लड का थक्का जम जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में RH नेगेटिव वाला जो है ब्लड नहीं ले सकता RH पॉजिटिव वाले से, यानी कि O पॉजिटिव वाले से O नेगेटिव ब्लड नहीं ले सकता। A पॉजिटिव वाला ले सकता है। A पॉजिटिव वाला क्यों ले सकता है? क्योंकि उसके पास जो देने वाला रेसिपिएंट जो डोनर है, डोनर के पास ना तो एंटीजन A है ना ही एंटीजन B है, कोई एंटीजन नहीं है। और लेकिन लेने वाले के पास एंटीजन तो है, लेकिन लेने वाले को तो दिक्कत ही नहीं है ना। अगर मान लो सामने वाले के पास एंटीजन A होता और मेरे पास भी एंटीजन A है तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन सामने वाले के पास कोई एंटीजन ही नहीं है तो उससे खतरा ही नहीं है ना कोई। एंटीजन के खिलाफ ही तो एंटीबॉडी बनेगी। तो जब सामने वाले के पास, देने वाले के पास, डोनर के पास कोई एंटीजन है ही नहीं तो ए वाले को परेशानी किस बात से? किसी बात से नहीं। और रही बात पॉजिटिव की, तो RH पॉजिटिव वो भी है, RH पॉजिटिव वो भी है, यानी कि A पॉजिटिव वाला ले सकता है। A नेगेटिव वाला वो नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो RH पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। एंटीजन A तो नहीं है उसके पास, लेकिन RH पॉजिटिव तो है, एंटीजन D तो है। सेम ऐसे B पॉजिटिव को दे सकता है, B नेगेटिव को नहीं दे सकता। AB पॉजिटिव को दे सकता है, AB नेगेटिव को नहीं दे सकता। अगर बात करें O नेगेटिव वाला किसको दे सकता है, तो O नेगेटिव वाला O पॉजिटिव वाले को दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि O पॉजिटिव वाले के पास ना तो एंटीजन A है, ना ही एंटीजन B है और ना ही एंटीजन D है। तीनों में से कोई एंटीजन नहीं है। RH पॉजिटिव भी नहीं है, यानी कि RH नेगेटिव है, एंटीजन D नहीं है, एंटीजन A नहीं है, एंटीजन B नहीं है। और लेने वाले के पास एंटीजन A नहीं है, एंटीजन B नहीं है, सिर्फ RH पॉजिटिव है। और जो कि देने वाला जो डोनर है उसके पास तो नहीं है ना, तो उससे कोई खतरा ही नहीं है। खतरा कब होता है? कि सामने वाला डोनर जो है उसके पास कोई एंटीजन होता और हमारे पास वो एंटीजन नहीं होता, तो तब दिक्कत होती। तब क्या होता? हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती। लेकिन हमारे पास तो एंटीजन पहले से है, तो एंटीबॉडी क्यों बनाएगी? क्योंकि सामने वाले के पास कोई एंटीजन ही नहीं है। तो इसलिए O नेगेटिव वाला O पॉजिटिव वाले को दे सकता है। सेम ऐसे ही O नेगेटिव वाले को दे सकता है, दोनों ही सेम है। A पॉजिटिव वाले को दे सकता है, क्यों? क्योंकि ना तो इसके पास एंटीजन A ना B ना कोई है। यूनिवर्सल डोनर भी कहलाता है। यूनिवर्सल डोनर में अगर कभी भी मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, तो यूनिवर्सल डोनर में अगर O नेगेटिव लिखा हुआ है तो हमेशा सही आंसर होगा O नेगेटिव। अगर वहां पर O पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, सिर्फ O लिखा हुआ है, तो वहां पर आंसर सही होगा O। ठीक है, अगर मान लो जो 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन में एक तरफ ऑप्शन लिखा हुआ है A पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O और B नेगेटिव, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा? O। लेकिन अगर कहीं पर लिखा हुआ है O पॉजिटिव भी दिया हुआ है, O नेगेटिव भी दिया हुआ है ऑप्शन में, तो उसमें सही आंसर क्या होगा? O नेगेटिव। O पॉजिटिव वाला सही आंसर नहीं होगा। या सिंगल O, जैसे 4 ऑप्शन बना दिए, O पॉजिटिव, O नेगेटिव और नन ऑफ दीज, यानी कि 3 में से कोई भी नहीं, यूनिवर्सल डोनर, तो इसमें से आंसर क्या होगा? O नेगेटिव। क्लियर? इस तरीके से, या इस तरीके से ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनेगा जो 4 ऑप्शन के साथ O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव और O सिर्फ O, तो उसमें सही आंसर क्या होगा? O नेगेटिव, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर होने के साथ साथ इसमें इसके पास कोई एंटीजन नहीं होती, इसलिए इसका सारा जितने भी ब्लड ग्रुप वाले हैं रेसिपिएंट हैं, A नेगेटिव, ठीक है ना, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, सब ले सकते हैं, क्योंकि इसके पास कोई प्रकार का कोई एंटीजन नहीं होता। अगर बात करें A पॉजिटिव वाले की, तो A पॉजिटिव वाला जो है सिर्फ A पॉजिटिव वाले को दे पा रहा है, O वाले को भी नहीं दे पा रहा और इसको भी नहीं दे पा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि A पॉजिटिव वाले के पास एंटीजन है। कौन सा? एंटीजन A। एंटीजन A भी है और RH एंटीजन यानी कि एंटीजन D भी है, और A एंटीजन O वाले के पास तो है ही नहीं, तो O वाला क्या करेगा? उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा, यानी कि रेसिपिएंट के बॉडी में जो ब्लड ले रहा है उसकी बॉडी उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देगी।
जिससे क्या होगा, नुकसान किसका होगा, रेसिपिएंट का, मर सकता है वो। ठीक है, डोनर नहीं मरेगा, डोनर को क्यों मरेगा, डोनर के से तो ब्लड निकल गया, मरता कौन है, रेसिपिएंट। तो उसको ब्लड कैसा चढ़ाना है जिससे उसकी बॉडी उसके खिलाफ लड़े ना, ब्लड के खिलाफ, है लड़ाई ना करे, एंटीबॉडीज ना बनाए। तो ऐसे में कंडीशन में क्या होगा कि एक ऐसा ब्लड ग्रुप उसको चढ़ाया जाए जिसमें किसी प्रकार का कोई एंटीजन ना हो, और ऐसा एंटीजन ना हो जो उसके पास एंटीजन प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में ओ के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ऐसा ब्लड ग्रुप चाहिए या तो एंटीजन ना हो, वो वाला एंटीजन ना हो, या फिर कोई एंटीजन ना हो। ठीक है, तो ए पॉजिटिव वाले के पास जो एंटीजन होने की वजह से ये ओ पॉजिटिव को और नेगेटिव दोनों को नहीं दे सकता, लेकिन ए पॉजिटिव वाले को दे सकता है। क्या ए नेगेटिव वाले को दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि आर एच पॉजिटिव है, आर एंटीजन डी है, तो ए नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता। वहीं बी को तो बिल्कुल ही नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास एंटीजन ए है, उसके पास एंटीजन बी है, दोनों के खिलाफ उल्टी एंटीजन है, गलत एंटीजन है। तो ए एंटीजन के खिलाफ बी वाले क्या करेंगे, एंटीबॉडीज बनाने लगेंगे। ठीक है, और एंटीबॉडीज क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म, लड़ने लगेगी। और ए बी वाले के पास क्या ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को वाले को ए पॉजिटिव वाला दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि उसके पास बी एंटीजन तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो बी एंटीजन उसके पास नहीं है, तो क्योंकि ब्लड ग्रुप किसको चढ़ाया जा रहा है, डोनर को थोड़ी ना चढ़ाया, रेसिपिएंट को चढ़ाया जा रहा है। रेसिपिएंट के पास ज्यादा एंटीजन है, ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, आर एच एंटीजन भी है। पॉइंट समझ में आ रहा है, यानी कि उसके पास तीनों एंटीजन है। अब ब्लड ग्रुप चढ़ाने वाले के पास क्या है, सिर्फ ए एंटीजन और डी एंटीजन, यानी कि दो एंटीजन है, एक नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास है, उससे कोई समस्या नहीं। जब मेरे पास एंटीजन है तो मैं एंटीबॉडी क्यों बनाऊंगा। ठीक है, तो लेकिन डोनर के पास वो एंटीजन नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास है, मुझे एंटीबॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, खिलाफ नहीं बनाने का, क्यों, क्योंकि डोनर में नहीं चढ़ाया, रेसिपिएंट में चढ़ाया जा रहा है ब्लड ग्रुप। तो रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी पॉजिटिव, तो वो आराम से ले सकता है। और इसके साथ एक और चीज क्लियर होती है कि ए बी पॉजिटिव वाला जो है यूनिवर्सल क्या है, रेसिपिएंट होता है, यानी कि ए बी पॉजिटिव सबका ब्लड ग्रुप ले सकता है, उसके साथ सारे एंटीजन होने की वजह से सबका ब्लड ले सकता है, क्योंकि उसको किसी के खिलाफ एंटीबॉडी बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि सारे एंटीजन प्रेजेंट है उसके पास। तो ए बी पॉजिटिव कैसा होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, सबका ब्लड ले सकता है। ठीक है, तो ए नेगेटिव वाला किसको दे सकता है, ए पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है और ए नेगेटिव वाले को दे सकता है। पॉजिटिव वाले को इसलिए दे सकता है क्योंकि उसके पास एंटीजन ए और एंटीजन ए दोनों के पास सेम है, नेगेटिव होने की वजह से डी एंटीजन है ही नहीं, तो पॉजिटिव वाले को समस्या ही नहीं है, उसके पास तो दो एंटीजन है, कोई समस्या नहीं है, ए नेगेटिव तो सेम ही है। वहीं ए बी वाले को दे सकता है, ए बी नेगेटिव वाले को भी दे सकता है, लेकिन बी को नहीं दे सकता, ना बी नेगेटिव को। ए बी नेगेटिव को क्यों दे सकता है, क्योंकि एंटीजन ए भी है उसके पास और उसके पास भी एंटीजन है, और बी नेगेटिव एंटीजन एंटीबॉडी मतलब एंटीजन डी उसके पास भी नहीं है, एंटीजन डी उसके पास भी नहीं है, बी एंटीजन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बी तो एंटीजन उसके पास है ही ऑलरेडी, उसमें तो एंटीजन है ही नहीं बी, तो क्यों लड़ेगा वो। ठीक है, बी वाला क्यों है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ये तो सभी ले सकता है, सारे सबका ब्लड ले सकता है। ठीक है ना, तो बी पॉजिटिव वाले कितने लोगों को ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, जिसका भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है वो सिर्फ कितने लोगों को दे सकते हैं, एक तो बी पॉजिटिव वाले बी पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं, दूसरा ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं, और किसी को नहीं दे सकते वो बी पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप। ठीक है, खुशी मना सकते हैं बी पॉजिटिव वाले। बी पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, एक बी पॉजिटिव वाले और एक ए पॉजिटिव वाले, ये ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, सबसे कम पाया जाता है ए बी नेगेटिव, सबसे रेयर पाया जाता है ए बी नेगेटिव, यानी सबसे कम पाया जाता है ए बी नेगेटिव। फिर उसके बाद ओ नेगेटिव सबसे कम पाया जाता है, ए नेगेटिव भी कम मिलता है, बी नेगेटिव भी कम मिलता है एज कंपेयर टू ओ नेगेटिव। ठीक है ना, लेकिन सबसे कम जो है ए बी नेगेटिव रहता है। सेम ऐसे ही बी नेगेटिव के साथ है, बी नेगेटिव वाले जो है किस किस को दे सकते हैं, बी पॉजिटिव वाले को, बी वाले को, और ए बी वाले को, और ए बी नेगेटिव वाले। ठीक है, ए बी पॉजिटिव वाले जो कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट हैं, लेकिन डोनर किसके लिए हो सकते हैं, सिर्फ अपने जैसे वाले के, ए बी पॉजिटिव वाले को। ए बी पॉजिटिव वाले ए बी पॉजिटिव वाले को ही दे सकते हैं, यानी कि जिनका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति को ब्लड ग्रुप दे सकते हैं जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होगा। समझ रहे हो, ना तो ओ वाले को दे सकते और ना ही ओ नेगेटिव वाले को दे सकते, ना बी को दे सकते, ना ए को दे सकते, किसी को नहीं दे सकते। सिर्फ इसको दे सकते, ना ए बी नेगेटिव वाले को भी नहीं दे सकते, सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाले को ही दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव वाले। ठीक है, और किसी को नहीं दे सकते, सिंगल। बाकी सब में जो है डबल डबल मिलेगा, लेकिन इसमें सिंगल ही मिलता है। ए बी नेगेटिव वाले की अगर देखा जाए तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है और ए बी नेगेटिव वाले को भी दे सकता है। क्लियर है,
यहाँ पर कोई क्वेश्चन अगर रहे तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। एग्लूटिनेशन क्या होता है कि जब किसी डोनर रेसिपिएंट को गलत रेसिपिएंट यानी गलत ब्लड ग्रुप को चढ़ा देता है, तो उस कंडीशन में होता क्या है, उस कंडीशन में एग्लूटिनेशन होता है, जिसको बोलते हैं हीमोलाइसिस, यानी कि जो आरबीसीज हैं, जो ब्लड की सेल्स हैं, वो टूटने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होने लगता है, जॉन्डिस होने लगता है, कार्डिक शॉक हो सकता है, रीनल शट डाउन हो सकता है, यानी कि रीनल फेलियर हो सकता है। तो उस कंडीशन में व्यक्ति क्या हो सकती है, जॉन्डिस या कार्डिक शॉक या रीनल किडनी फेल होने की वजह से मर सकता है। ठीक है ना। कॉम्प्लिकेशंस है मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि अगर ब्लड ग्रुप सही मैच ना करें। तो अगर यहाँ ध्यान दें तो रेसिपिएंट जो है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, यहाँ पर बी पॉजिटिव, यानी कि ब्लड ग्रुप बी है, और यहाँ पर डोनर क्या है, ए। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा कि सिर्फ यहाँ पर ये पता चल रहा है ब्लड ग्रुप ए है और यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप बी है, पॉजिटिव नेगेटिव लिखा ही नहीं है, तो इससे ये नहीं पता चल रहा कि ये इनमें से कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है। लेकिन एंटीजन ए होने की वजह से ये इसको बी वाले को वो दे ही नहीं सकता, क्योंकि इसके खिलाफ क्या बनेगा, यहाँ पर ए के खिलाफ एंटीबॉडी, ए एंटीबॉडी इसके बनने लगेगी। ठीक है ना, स्मॉल ए लिखा, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनने लगेगी। एक कंडीशन और है आर एच इनकम्पेटिबिलिटी में। आर एच फैक्टर में क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम ट्रांसफ्यूजन होता है, पॉजिटिव वाले आर एच पॉजिटिव वाला जो पर्सन है डोनर, अगर आर एच नेगेटिव वाले को अगर डोनेट कर रहा है ब्लड, तो फर्स्ट टाइम अगर ट्रांसफ्यूजन कर रहा है, फर्स्ट टाइम जब अगर वो डोनेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसके खिलाफ कोई एंटीजन यानी कि बॉडी के अंदर कोई पहले से एंटीबॉडीज प्रेजेंट ही नहीं थी। यानी कि जिस ब्लड ग्रुप में ओ ब्लड ग्रुप है, मान लो ओ नेगेटिव, और यहाँ पर है ओ पॉजिटिव, सपोज करते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले रहे हैं हम, ये है ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और ये है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ये क्या है, यहाँ पर रेसिपिएंट है और ये क्या है, यहाँ पर डोनर। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जो डोनर है, जब इसको पहली बार जब ब्लड चढ़ाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कोई एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसमें एंटीबॉडीज बाद में बन जाएंगी, किसके खिलाफ, डी एंटीजन के खिलाफ। इस डी एंटीजन के खिलाफ क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडीज बन जाएंगी इसमें रेसिपिएंट के अंदर। तो फर्स्ट टाइम ट्रांसफ्यूजन में क्या होगा, एंटीबॉडीज बन जाएंगी, ठीक है, प्रोड्यूस हो जाएंगी, लेकिन नो कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं होगा। लेकिन सेकेंड टाइम जब अगर ट्रांसफ्यूजन की बात आएगी तो कॉम्प्लिकेशंस होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे कि आर एच एंटीजन रिएक्ट करने लगेगा, आर एच एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडीज बनी थी वो रिएक्ट करेंगी और एग्लूटिनेशन होने लगेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि मदर और वाले में केस में कि अगर किसी मदर का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और उसके लड़के का यानी कि बच्चे का यानी कि उसका जो फादर है उसका ओ पॉजिटिव है, तो उसका बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर ओ पॉजिटिव हुआ तो उसकी मदर के अंदर पहले बेबी में एंटीबॉडीज बन जाएंगी ओ नेगेटिव के खिलाफ। ठीक है, यानी कि आर एच पॉजिटिव के खिलाफ नेगेटिव पॉजिटिव के खिलाफ क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडीज बन जाएंगी, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था, आर एच डी एंटीजन था, डी एंटीजन के खिलाफ क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडीज बन जाएंगी मदर की बॉडी के अंदर, क्योंकि मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ नेगेटिव। ठीक है, उसमें एंटीबॉडीज में जब सेकंड बेबी जब कंसीव होगा और उसमें जब ब्लड की बात आएगी, तो अगर उसका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हुआ तो उस कंडीशन में क्या बनने लगेगी, जो एंटीबॉडीज है आर एच नेगेटिव के आर एच पॉजिटिव के खिलाफ यानी कि डी एंटीजन के खिलाफ, उसमें वो लड़ने लगेंगी। तो जिससे क्या हो सकती है, बच्चे की डेथ हो सकती है, क्योंकि बच्चे की माँ की बॉडी में जो ब्लड है उसमें क्या है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। क्यों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, क्योंकि फर्स्ट बेबी की वजह से, फर्स्ट बेबी में क्या था, आर एच पॉजिटिव होने की वजह से उसमें एंटीबॉडीज बन गई मदर के ब्लड में। अब जो बच्चा है नेक्स्ट जो सेकंड बेबी होगा उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, यानी कि उसमें जो है एंटीबॉडीज बन नहीं होंगी, मतलब आर एच एंटीजन के खिलाफ आर डी एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज है मदर की, वो उसमें लड़ने लगेंगी और बच्चे को मार सकती हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ठीक है, मदर के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन रेट अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके का ट्रांसफ्यूजन होता है। ठीक है ना, एडल्ट में अलग और चिल्ड्रन में अलग। ट्रांसफ्यूजन रेट का मतलब है कि हम एक मतलब कितनी देर में ब्लड को चढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करें पूरा का पूरा जो ब्लड है, ठीक है ना, पूरा होल ब्लड एडल्ट में अगर चढ़ाना तो एक 150 to 200 ml पर आवर, यानी कि 1 घंटे के अंदर 200 ml ब्लड को चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 150 से 200 ml ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, वहीं अगर बच्चों में देखा है तो 2 से 5 यानी कि 2 से 5 ml पर kg पर आवर, यानी कि अगर 10 किलो का अगर बच्चा है तो उसमें
10 का गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो 50 ml पर kg पर आवर, यानी कि 50 ml 1 किलो मतलब 10 किलो के बच्चे में 1 घंटे के अंदर ब्लड जाना चाहिए। उसका जो इन्फ्यूजन मतलब ट्रांसफ्यूजन रेट है वो ये होना चाहिए। पीआरबीसी है, यानी कि जो प्लाज्मा होता है, पीआरबीसी मतलब आरबीसी रेट जो है, सिर्फ उसमें से ब्लड सेल्स जो है वो 100 से 150 ml पर आवर, ठीक है ना, चढ़ा सकते हैं। प्लेटलेट्स अगर किसी को चढ़ानी है, प्लाज्मा चढ़ाना है, तो 150 से 300 ml पर आवर के, और यहाँ पर बच्चों में 1.2 ml 1 से 2 ml पर मिनट की रेट से ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं प्लाज्मा या प्लेटलेट्स का। जरूरत कब पड़ेगी कि जब होल ब्लड की या प्लेटलेट्स की, जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, प्लाज्मा की जरूरत होगी तो प्लाज्मा की चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कोविड के टाइम पर प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया जाता था लोगों में कोविड से बचने के लिए, ठीक है। कंडीशन व्हेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हमें जरूरत पड़ती है। एक तो एनीमिया में, क्योंकि एनीमिया में किसी व्यक्ति के अंदर ब्लड नहीं बढ़ना है, तो उस कंडीशन में जो है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, या हेमरेज हो गया, हेमरेज मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, तो उस कंडीशन में उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसमें ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। रेट वही, ठीक है। बर्न के केस में उसका जो ब्लड है वो जल गया, तो उस कंडीशन में। सर्जरी के केस में, क्योंकि सर्जरी में क्या है कि सर्जरी करते समय ब्लड लॉस हो रहा होता है, एक तरफ से उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा होता है, ठीक है, तो सर्जरी के केस में जरूरत पड़ती है। प्री कैलकुलेशन, certain certain precaution must be followed during the transfusion, blood transfusion के टाइम पर कुछ precautions लेना बहुत जरूरी है। precautions कौन कौन से हो सकते हैं? precaution to be taken before transfusion of the blood. Donor must be healthy and without disease like sexual transmitted disease, यानी कि कोई भी STD टाइप की डिसीज नहीं होनी चाहिए, और उसको एनीमिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिसीज कॉल्ड लाइक हेपेटाइटिस एड्स, है ना, इस तरह की कोई इन्फेक्शियस डिसीज नहीं होनी चाहिए उसको, ठीक है ना, वायरल डिसीज नहीं होनी चाहिए। तो इन बातों का प्रिकॉशंस का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है ना। और जिनको ब्लड चढ़ाया जा रहा है उसमें भी ध्यान देना है कि जो एपर्चर्स है ट्रांसफ्यूजन मस्ट बी स्टेराइल। स्टेराइल मतलब जो ब्लड जिसमें ब्लड आता है, ठीक है ना, ब्लड की जो थैली रहती है उसमें, और जो उसकी जो नलियां हैं जिनसे ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, वो सब कैसी होनी चाहिए, जो एपर्चर्स हैं जितने भी जो इक्विपमेंट है वो कैसे होने चाहिए, स्टेराइल होने चाहिए। टेम्परेचर ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन मस्ट बी सेम एट द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जो दोनों का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लगभग सेम होना चाहिए, थोड़ा ठंडा ही रहे लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि वो उसमें डीजनरेट हो जाती है प्रोटीन्स। ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड मस्ट बी स्लो, ट्रांसफ्यूजन हमेशा स्लो ही रखें, ज़्यादा अगर तेजी से करेंगे तो एक साथ फॉरेन बॉडी का में मतलब जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो हमारी बॉडी को ये लगता है कि हमारे ब्लड के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, और उस फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ हमारी जो इम्यूनिटी होती है ना वो अगेंस्ट में एक्टिवेट हो जाती है, और अगर वो ज़्यादा एक्टिवेट हो गई तो फीवर भी आ सकता है और जो है लड़ाई भी हो सकती है। तो धीरे धीरे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का ये भी कारण होता है कि आराम से वो सेटल डाउन हो जाए, ठीक है ना, दोनों ब्लड जो है सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। इंक्रीज द लोड ऑफ द हार्ट पे भी लोड बढ़ जाता है, और रिजल्टिंग द कॉम्प्लिकेशन। और अगर तेजी से ब्लड, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड जो है पंप कर रहा है अपनी एक रफ्तार में पंप कर रहा है, उसको पता है कि बॉडी में इतना ब्लड है, और जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है ज़्यादा तेजी से हो रहा है तो ब्लड पर भी प्रेशर बढ़ सकता है, तो उसका भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। हजार्ड ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो हैं हम देखने को हो सकते हैं कि कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। द रिएक्शन ड्यू टू द मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है ना, मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हम कॉम्प्लिकेशंस देख सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन द मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, एक साथ ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दे तो उसके हम जो है कॉम्प्लिकेशंस देख सकते हैं। रिएक्शन ड्यू टू द फॉल्टी टेक्निक, अगर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय कोई टेक्निक है वो फॉल्टी हो गई तो वो भी हम कॉम्प्लिकेशंस हम देख सकते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन द इन्फेक्शन, अगर हमने ध्यान नहीं दिया कि उसमें कोई किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन था, HIV का था या STD टाइप की कोई प्रॉब्लम थी, इस तरह का कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने कर दिया तो इन्फेक्शियस, तो वो भी हम देख सकते हैं, हजार्ड में आते हैं। रिएक्शन ड्यू टू द फॉल्टी टेक्निक ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है ना। टेक्निक कौन कौन सी फॉल्टी टेक्निक हो सकती है? थ्रोम्बोफिलिपिटिस, ठीक है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, यानी कि क्या क्या टेक्निक्स की वजह से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि इन्फ्लामेशन हो सकता है किसमें, वेन में, एसोसिएट द फॉर्मेशन द थ्रम्बस, यानी कि उसमें क्लम्प से बन सकते हैं, थ्रम्बस बन सकते हैं, क्लॉटिंग बन सकती है,
ठीक है, जिससे ब्लड जो है रुक रुक कर जाएगा। ठीक है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। एयर एम्बोलिज्म का मतलब है कि उसमें एयर ट्रैप हो सकती है। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है अगर उसमें एयर रहेगी तो वो एयर एम्बोलिज्म करेगा तो हार्ट अटैक का चांस भी बढ़ सकता है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड वेसल में। ब्लड सब्स्टिट्यूट, फ्लूइड इन्फ्यूज्ड इनटू द ब्लड इंस्टेंट द होल ब्लड are known as the blood substitute. Commonly used the blood substitute human plasma, 99 sodium chloride solution, saline and 5% glucose colloid, the gum acacia, ignisiglass, aluminium and aluminium gelatin, जो कि कॉमनली सब्सटीट्यूट है प्लाज्मा, ह्यूमन प्लाज्मा। यानी कि अगर मान लो ब्लड के सब्स्टिट्यूट है कि फ्लूइड, अगर मान लो बॉडी के अंदर, जरूरी नहीं है कि बॉडी में फ्लूइड कम हो गया या ब्लड कम हो गया तो उसमें उसके और भी सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, यानी कि उसके अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं जो कि उसके प्रेशर को बनाए रखेंगे। अगर जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें प्रेशर कम हो जाए, जो प्रेशर जरूरी नहीं है, और वो ब्लड का जो प्रेशर है वो ब्लड की वजह से है, वो ब्लड अगर कम हो गया किसी भी कारण से, ट्रॉमा के कारण या किसी कारण से, उसको बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन तुरंत किया जाए। अगर तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पा रहा है तो उसके कुछ सब्स्टिट्यूट होते हैं, जैसे कि ह्यूमन प्लाज्मा अगर अवेलेबल है तो वो, या सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन सलाइन का है, वो भी हम 9% सोडियम सलाइन चढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, और गम वगैरह या कैसिया, ये कोलॉइड्स भी उसको चढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट है। फिर इसके बाद आता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। इसको हम किसी अदर क्लास में, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट उसमें टॉपिक में हम कवर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और ये हमारा यूनिट 5 से था। और कोई भी सवाल रहे या कोई भी किसी प्रकार की क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि नए वीडियोज़ आते रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।